हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी और इसके अंदर चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। 2 पार्ट इस चैप्टर के मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। उस दोनों पार्ट के अंदर हमने मीनिंग को समझा, अकाउंटिंग क्या होता है और इसके प्रोसेस को समझा, इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इसके अलावा इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन से होते हैं वो हमने डिटेल के अंदर इसको समझा। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, मीनिंग याद है ना, इसको समझना है तो मीनिंग याद होना चाहिए। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, किसका प्रोसेस है? आइडेंटिफाई करना उन ट्रांजैक्शंस को, इन इवेंट्स को जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफिकेशन करना, फिर समरी बनाना, फिर उसको रिपोर्ट करना, फिर उसको कम्युनिकेट करना ताकि इंटरेस्टेड यूजर्स उस इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन ले सके। ओके, ठीक। तो यहां क्या बोला, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकल के आई एंड में, लेकिन पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी, पहले ओनली डेटा था। तो उस डेटा को, है ना, जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो तो ओनली डेटा ही होता है ना, तो उस डेटा को इस अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग एक क्या है? प्रोसेस है, तो उस डेटा को इस अकाउंटिंग प्रोसेस का यूज करके कन्वर्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन में, तो बन जाती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ये लो। तो क्या हुआ, जो डेटा होता है हमारे पास, उस डेटा को हम एक प्रोसेस में डालते हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस, और उससे हमें क्या मिल जाती है? इंफॉर्मेशन। और ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, इसमें मैंने मीनिंग में बताया ना जैसा, वो सारे जो स्टेप है वो फॉलो किए जाते हैं। अब ये डेटा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जो इसके यूजर्स होते हैं। तो यहां पर यही बोला जा रहा है, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको अकाउंटिंग प्रोसेस करना ही पड़ेगा, इससे ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकल के आती है, वरना आपके पास डेटा होगा वो कुछ काम का नहीं होगा। इंफॉर्मेशन और डेटा में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आपकी जो बुक है ना, वो एक इंफॉर्मेशन है, उसमें सब चीजें अरेंज की गई है, चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, क्वेश्चंस वाइज, है ना, अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। अगर उस डेटा को आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए, उस बुक के अंदर जो है, बुक एक इंफॉर्मेशन है, तो डेटा आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो डेटा जो है वो वेल अरेंज नहीं होता है, वेल क्वालिफाइड नहीं होता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती है वो। तो इंफॉर्मेशन और डेटा में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन इस अकाउंटिंग प्रोसेस से हमको मिली है, हाँ, ये इंफॉर्मेशन जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन का यूज करके बहुत सारे यूजर्स, एक्सटर्नल, इंटरनल, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन लेते हैं। ओके, तो अब देखिए वन बाय वन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। जो अकाउंटिंग है ना, वो हमको एक ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे बहुत सारे इकोनॉमिक, यानी कि पैसों से रिलेटेड डिसीजन लिए जा सकते हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं हो तो हम वो डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे अगर किसी कंपनी, किसी बैंक को, किसी पर्सन को या किसी बिजनेस को लोन देना है, तो वो ऐसे दे देगा क्या? नहीं, उसके लिए वो क्या मंगाएगा? ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि वो फाइनल अकाउंट्स मंगाएगा, वो उसके पूरे हिसाब किताब के डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा, उसकी अकाउंटिंग जो रिपोर्ट है वो मंगाएगा, और उसके बेसिस पर डिसीजन लेगा कि लोन देना है कि नहीं लेना है। तो जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं वो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे लिए जाते हैं। एग्जांपल देने को बहुत सारे हैं, बट वो एग्जांपल देख के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी आप अकाउंटेंसी में नए नए हैं। नेक्स्ट, सर्व द यूजर। ये इंफॉर्मेशन उन यूजर को सर्व की जाती है हु रिले ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिले है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना समझ लो, जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसकी एंडिंग प्रोसेस है। ओके, तो वो एंडिंग प्रोसेस जो होती है ना, वो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन उन यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है जो उन इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है रिले करते हैं। दे आर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और वही इंफॉर्मेशन उनके लिए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं ना,
मैं सट्टे का बात नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं। वॉरेन बफे वगैरह आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, राकेश झुनझुनवाला वगैरह। तो ये लोग जो है ना, ये हर कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसके ऊपर रिले करके ही डिसीजन लेते हैं कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करे या नहीं करे, इस कंपनी में पैसा लगाए या नहीं लगाए। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रीडिटेक्टिंग करना एंड इवेल्युएटिंग, यानी कि उसका इवेल्यूशन करना। किसका? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं और इवेल्यूशन करते हैं। किसका? द अमाउंट का, टाइमिंग का एंड अनसर्टेनिटी का। किसकी? कैश फ्लो की, कि किसी भी बिजनेस के अंदर कितना कैश फ्लो आएगा, कितना जाएगा, उन सब का प्रिडिक्शन, उन सब का इवोल्यूशन, कितना अमाउंट, क्या टाइमिंग रहेगी, कितना अमाउंट आएगा जाएगा, किस टाइम आएगा जाएगा, ये सब जो इस कैश फ्लो की जो अनसर्टेनिटी होती है, ये सब पता लगाया जाता है इस वैल्यूएबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग। ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, की जाती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, जो इससे जज किया जाता है मैनेजमेंट की एबिलिटी को टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग्स गोल। देखो, हर बिजनेस का कोई गोल होता है, प्रॉफिट कमाना हो सकता है, क्वालिटी को इंप्रूव करना हो सकता है, सेल ज़्यादा करना हो सकता है ना, अच्छे एम्प्लॉइज़ को हायर करना हो सकता है। हर किसी का अपना एक गोल होता है, ठीक है। तो वो गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? मैनेजमेंट जो उस बिजनेस में काम कर रहा है उसकी एबिलिटी कैसी, वो कैसे पता चलेगा? इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड करते हैं फैक्चुअल मतलब एकदम फैक्ट के ऊपर बेसिस इंफॉर्मेशन, है ना। जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है ना, फैक्ट के ऊपर बेसिस होती है, इसके सारे एविडेंस होते हैं, सारे हमारे पास बिल होते हैं, सारे हमारे पास रिसिप्ट्स होती है, सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बेसिस पर ही, उन फैक्ट के बेसिस पर ही ये अकाउंटिंग प्रोसेस आगे बढ़ती है और एंड में हमें वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या रिपोर्ट जो है वो हमें देती है। ओके, तो ये जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है फैक्चुअल होती है, फैक्ट्स के ऊपर बेस होती है, और ये इंफॉर्मेशन जो है ये डिस्क्लोज करती है अंडरलेइंग एजम्पशंस ऑन मैटर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन मतलब उस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है जो हमें समझ में आ रहा है। इवोल्यूशन यानी कि उसका वैल्यूएशन करना, प्रिडिक्शन यानी कि क्या प्रिडिक्शन की गई है, और एस्टिमेशन क्या किया गया है, ये सब जो है इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होता है और ये फैक्ट के बेसिस पे होता है। हाँ, कुछ एजम्पशंस का जरूर इसमें हेल्प ली जाती है, आने वाले टाइम में हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी, बहुत सारी एजम्पशन आएगी भी, उसका भी वहाँ पर रिकॉर्ड होता है, उसको भी वहाँ पर डिस्क्लोज किया जाता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो हो सकता है आपके ऊपर से जा रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ सुनो, क्योंकि आगे जब आप बढ़ोगे, नेक्स्ट लेवल पर जब आप जाओगे तो ये चीज़ें बहुत काम आएगी आपके, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी। ये वो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है जिससे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका हम पता लगा सकते हैं। सो इसलिए कहा गया है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो बहुत वैल्यूएबल होती है, हर तरीके से काम आती है, चाहे वो सोसाइटी, चाहे इन्वेस्टर, चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर, चाहे फाइनेंशियल डिसीजन के लिए, हाँ, चाहे मैनेजमेंट की एबिलिटी चेक करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। इसलिए बोला गया अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसकी क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसमें सबसे फर्स्ट होता है रिलायबिलिटी। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है ना वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी उसके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अंदर रिलायबिलिटी नहीं है तो वो फिर इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ काम की नहीं है, क्योंकि फिर वह क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर पाएगी। तो रिलायबिलिटी का मतलब वो एरर फ्री होनी चाहिए, कि उसके ऊपर रिलायबल किया जा सके, विश्वास किया जा सके, ट्रस्ट किया जा सके। रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। रिलायबल होनी चाहिए क्योंकि यूजर उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके बहुत सारे अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। अगर वो इंफॉर्मेशन गलत हुई तो डिसीजन भी गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो अ रिलायबल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बाइस। जो रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है वो फ्री होनी चाहिए एरर से और किसी भी गलतफहमी से, और ये फेथफुल होनी चाहिए, विश्वास करने योग्य होनी चाहिए।
ओके और इसके अलावा अगर कुछ ऐसा है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जो है एक तरीके से कॉन्टिजेंट कर सकता है, संदिग्ध कर सकता है, तो उसको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। ओके रिपोर्ट के अंदर रेलेवेंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंस होनी चाहिए। ठीक है, रिलायबल है, ओके रिलायबिलिटी हो, लेकिन रेलेवेंस होनी चाहिए, यानी कि जो डिसीजन ले रहा है वो जो उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है उसके वो कुछ ना कुछ काम आए, तो रेलेवेंस होनी चाहिए। तो देखो कैसे, टू बी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ यूजर। रेलेवेंस मतलब जो वो डिसीजन ले रहा है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। अगर हम उसको किसी पर्सन को हम ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो वो डिसीजन लेने वाला है उससे उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। अब बैंक लोन दे या नहीं ले दे वो डिपेंड करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अब हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बता ही नहीं पा रहे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट के अंदर, तो वो फिर वो रिपोर्ट उससे कुछ काम की नहीं है, तो वो उससे रेलेवेंस नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, हेल्पिंग देम फ्रॉम प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, और कंफर्मिंग एंड करेक्टिंग देयर पास्ट इवोल्यूशंस। तो रेलेवेंस होनी चाहिए, जो वो डिसीजन ले रहा है, जिस यूज में वो इन्फॉर्मेशन को लेना चाहता है उससे रेलेवेंट होनी चाहिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, तो दो हुआ, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, और थर्ड नंबर है अंडरस्टेबिलिटी, यानी कि वो रिपोर्ट जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिसको समझा जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके। ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है अंडरस्टेबिलिटी मीन्स डिसीजन मेकर्स मस्ट इंटरप्रेट accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them। जिसने रिपोर्ट बनाई है ना, जो सोच के बनाई है, रिपोर्ट पढ़ने वाला भी उसको उसी सोच के हिसाब से पढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बनाने वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो आपके पास आई है, वो सामने वाला कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कर रहे हैं, तो इंटरप्रिटेशन अलग नहीं होना चाहिए। जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है आप वही उसको समझें, तो इसको बोलते हैं अंडरस्टेबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। ओके, ठीक, आगे है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब जो आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई है उसको कंपेयर किया जा सके, किसके साथ? पहले तो उसी कंपनी के पास्ट ईयर के जो रिपोर्ट्स है उसके साथ, सेकंड उसकी जैसी दो दूसरी कंपनीज है जो उसके कॉम्पिटिटर्स है उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ, उनकी अकाउंटिंग के साथ उसको कंपेयर किया जा सके, तभी तो डिसीजन लिया जाएगा। तो कंपेरेबिलिटी यानी कि कंपैरिजन बहुत जरूरी है। इट इज नॉट सफिशिएंट दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट, केवल इतना ही नहीं कि वो रेलेवेंट है, केवल इतना ही नहीं कि वो रिलायबल है, केवल इतना ही नहीं कि वो जो है अंडरस्टैंडेबल है, यानी कि उसको समझा जा सके। इसके अलावा कंपेरेबल भी होनी चाहिए ताकि बहुत सारे बिजनेस अपनी अलग अलग इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके कुछ डिसीजन ले सकें। तो आपको केवल जो पॉइंट्स है 4 मैंने लिखा है, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस और अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, ये 4 पॉइंट आप याद कर लेना। इसके अंदर आपको वही लिखना है जो मैंने यहाँ समझाया है। ठीक है, कुछ कुछ की पॉइंट्स आप जरूर लिख देना। जैसे इसमें की पॉइंट क्या था आपको पता है? मैं बताता हूँ। देखो, इसमें की पॉइंट था फ्री फ्रॉम एरर्स एंड बाइस। इसमें की पॉइंट क्या था कि जो डिसीजन मेकर है, वो जो डिसीजन ले रहा है उससे रेलेवेंट होनी चाहिए वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है, उसको उसी सेंस में समझे जिस सेंस में वो रिपोर्ट लिखी गई है। ठीक है, इसमें क्या है, कंपेरेबिलिटी, जो बिजनेस है वो अपने पास्ट ईयर के डेटा से उस जो रिपोर्ट है उसको कंपेयर कर सके, या फिर अपने कॉम्पिटिटर या अदर कंपनी या इंडस्ट्री के साथ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कंपेयर कर सके। ओके, तो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।